भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत की आधुनिकीकरण किया तथा पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है, इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार पर कार्य किया। अब यहाँ हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन। वर्ष 1946 में, किस समय? 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। जो विधानसभा के सदस्य थे, इनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। इनमें से 296 क्या थी? सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उस प्रथम बैठक में क्या हुआ था, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद 2 दिन बाद ही क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष के बारे में। प्रमुख की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सारे की चर्चा नहीं होगी। समितियां देखेंगे। संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की बात हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति जो थी वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि आपके पहले राष्ट्रपति थे। अब हम बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। क्या क्या था? 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 465 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से। और 25 भाग हैं और 12 क्या है आपकी अनुसूचियाँ हैं। अब देखेंगे संविधान सभा के निर्माण में लगने वाले समय के बारे में। तो संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो जो अब अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन योजना पर हुआ था? वह हुआ था आपका कैबिनेट मिशन योजना पर।
अब संविधान के स्रोत देख ले सकते हैं, स्रोत देख लेते हैं कि जो जो हमारा संविधान है वो किन किन देशों से प्रभावित है या किन किन देशों से उसमें जो अपने नियम लिए गए हैं। ठीक है, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से हमारा लिया गया है हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन। यह किससे लिया गया? ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मूल अधिकार, ठीक है, या जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि क्या लिया गया था? कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और बात करें कनाडा से तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि क्या था? कनाडा से लिया गया था। आयरलैंड से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया गया था? नीति निर्देशक तत्व। अक्सर एग्जाम में आ जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहाँ से ली गई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि का जो था वो सब लिया गया था आयरलैंड से। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से एक इम्पोर्टेंट, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आदि कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। सोवियत संघ की बात करें तो मूल कर्तव्य, ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। उसी तरह मौलिक जो कर्तव्य था वो लिया गया था सोवियत संघ से। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया था। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो थी वो आपका जापान से लिया गया था। अब देखेंगे हम संविधान के महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग देखेंगे। तो अभी हम भाग देखते हैं, भाग 1, ठीक है। भाग 1 क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। और यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो भाग 1 जो है संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता है आपका भाग 2। और अनुच्छेद की बात करें तो यह 5 से 11 है। भाग 3 की बात करें जो कि आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है यह। और इससे जो संबंधित आर्टिकल्स हैं वह हैं आपके आर्टिकल 12 से 35 तक, यह संबंधित हैं आपके मौलिक अधिकार से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है आपके यह भाग 4 में है। और इसमें जो अनुच्छेद है 36 से 51। और अब यहाँ पे देखेंगे भाग 4 का, तो भाग 4 का क्या है? इसमें है आपके मूल कर्तव्य, ठीक है। और यह जो है इससे संबंधित आर्टिकल है 51 का या 51 है, ठीक है। भाग 5 की बात करें तो संघ सरकार से संबंधित उपबंध, और जो यहाँ पे अनुच्छेद है 52 से 151 तक, ठीक है, यानी संघ सरकार से संबंधित है, या यूं कहें केंद्र सरकार से संबंधित, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी पद आएंगे संवैधानिक पद, और ये सब उसी में आ जाएंगे, ठीक है। भाग 6 की बात करें तो राज्य से संबंधित उपबंध है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 152 से 237, यानी राज्यपाल और जो चीज़ें हैं उनकी शक्तियाँ, ये आपके आ जाएंगे 152 से 237। और भाग की बात करें तो भाग 6 है राज्य से संबंधित उपबंध। भाग 8 में हम देखेंगे, 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। और यह जो आर्टिकल है आपका है 239 से 242 तक। भाग 9 में देखेंगे पंचायतें, ठीक है, और इनका जो अनुच्छेद है 243 से 243 तक, ठीक है। अगर हम बात करें भाग 9 क की तो नगर पालिकाएं, और इनका जो अनुच्छेद है 243 से 243 य 6 तक। और भाग 9 ख की बात करें तो यह सहकारी समिति है। अब यह है 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। बात करते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो भाग 11 था। भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, और यह है आपका 245 से 263 तक। निर्वाचन की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है, और इनसे संबंधित आर्टिकल जो है 324 से 329। बात करें राजभाषा की तो भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, और जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक। भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध है, और 352 से 360 तक। भाग 20 की बात करें तो यह आपका है संविधान संशोधन भाग 20, और यह आर्टिकल है 368, ठीक है। अब हम बात करें संविधान की अनुसूचियां, उनके विषय, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही इसमें चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली अनुसूची, ठीक है, किस पे बात करते हैं? पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची जो है आपका राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है।
दूसरी अनुसूची की बात करें तो राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची देखेंगे यह आपका है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है, ठीक है, शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है। छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में क्या है, इसमें भी वही है लेकिन इसमें कुछ विशेष क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है, ठीक है। पांचवी अनुसूची भी वही है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। और छठी अनुसूची जो है उसमें बस राज्यों का मेंशन कर दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो सातवीं अनुसूची क्या है, इसमें केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो भाषाएं, ठीक है। और नौवीं अनुसूची की बात करें तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है, ठीक है। यह आपका हो गया। अब हम चलते हैं संविधान की प्रस्तावना पे। संविधान की प्रस्तावना जो दिया है आप एक बार देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। यह आपकी है संविधान की प्रस्तावना। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है यह बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया। तो अभी तक प्रस्तावना मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें हमने कुछ शब्द जोड़े थे उसमें, ठीक है। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और कितने संघ शासित हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। यह हो गया आपका। बात करें अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, ठीक है। तो भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1953। और कौन सा आयोग था, वह था फजल अली आयोग, ठीक है। अब उस फजल अली आयोग ने 1953 में गठन की गई थी, लेकिन उसने रिपोर्ट जो सौंपा था वह आपका रिपोर्ट तैयार करके दिया था 1956 में, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। किसके अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, ठीक है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत की क्षेत्रीय परिषदें। उत्तर क्षेत्रीय परिषदें, अगर मुख्यालय की बात करें तो इसकी जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। और इसमें जो सम्मिलित राज्य हैं वो देखिए कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर। तो इसमें 5 सम्मिलित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं देख लीजिए। इसमें है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो कितने हैं टोटल, 3, 2, 5, 6, 7, ठीक है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात करें, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में देखेंगे तो मुख्यालय जो है इसका आपका चेन्नई है। और इसमें है आपका केरल, तमिलनाडु,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी। यह है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो कोलकाता में है और इसमें है आपके बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है और इसमें जो राष्ट्र हैं आपके राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद की, तो प्रयागराज है, इसमें आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़। अब हम देखेंगे क्या नोट, पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में नए राज्यों के गठन के बारे में। तो अगर हम जब भारत आज़ाद हुआ, जब राज्यों का गठन होना शुरू हुआ, तो उसमें अगर हम देखेंगे सबसे पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश और भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य भी था। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को। नागालैंड की बात करें आपका तो 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को। और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की बात करें तो 16 मई 1975 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 20 फरवरी 1987 को। गोवा की बात करें तो 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को। और तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य को क्या था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, यानी विशिष्ट राज्य के या विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से क्या है प्रभावी है। अगर हम बात करें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं, कौन कौन से, एक आपका है कारगिल, दूसरा है लेह जिला। ठीक है, शामिल हैं। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, और दमन एवं दीव को क्या किया गया, मिला के एक कर दिया गया, विलय कर इसे केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया, जिसकी राजधानी कहाँ है, आपका दमन है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें यहाँ पे हम देखेंगे नागरिकता। तो नागरिकता की बात करें जो कि भाग 2 है आपका, तो यह क्या है, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल यानी इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान क्या है, नागरिकों को एकल या इकहरी नागरिकता प्राप्त करता है। भाग 3 में देखेंगे मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अगर पूछे कि संविधान के किस भाग को क्या कहा जाता है आपका भारत का मैग्ना कार्टा, तो वह है आपका भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को। मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। जब संविधान प्रारंभ हुआ, जब बना था, उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को यानी मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। वो 6 कौन कौन से हैं ये देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, और यह जो है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 कहता क्या है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, जो राज्य है। ठीक है। अनुच्छेद 15 की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। इसके आधार पर आप किसी के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य किसी भी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति,
लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 यह कहता है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जो लोग छुआछूत बोलते हैं। अनुच्छेद 18 की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त, ठीक है, सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। अगर कोई राष्ट्र किसी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि दे रहा है तो वो नागरिक क्या करेगा, भारतीय राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेगा, तभी वो उसको स्वीकार कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, तो यह है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें है वाक स्वातंत्र, यानी कि बोलने की आज़ादी आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 19(1) या 19(क) की बात करें तो इसमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी। ठीक है, अनुच्छेद 19(ख) की बात करें तो इसमें क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। ठीक है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(ग) की बात करें तो यह है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम कोई संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, गुट बना सकते हैं, ये इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, 19(घ) की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्रों में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। तो 19(घ) क्या कहता है कि आप भारत के, आप भले ही जैसे यूपी में है, लेकिन आप भारत के किसी भी स्टेट में बिना किसी बाधा के आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19(अंग) की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता है। यानी कि हम यूपी में पैदा हुए हैं तो हम चाहें तो हम तमिलनाडु में जाके बस सकते हैं, वहाँ ज़मीन ले सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या है, आपकी आज़ादी है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे देखेंगे अनुच्छेद 19(6) की। तो जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता कौन देता? 19(6). ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि, यानी उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक अपराध है तो एक ही बार दंड मिलेगा। और अगला क्या है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है आपका, देख लीजिएगा। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यह आपका शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कैसे? किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि पहला नंबर, उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए कि किस कारण उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या, उससे 24 घंटे के अंदर, यानी यात्रा का समय छोड़ दिया जाए तो निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाना चाहिए, पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और तीसरी बात करें, उसे अपने विधि व्यवसायी यानी वकील से परामर्श करने तथा बचाव करने का अधिकार होगा। वो अपना वकील खुद कर सकता है। ठीक है, जिसको चाहे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार
और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है कि मानव का जो दुर्व्यापार होता है उसको नहीं कर सकते हैं, और बलात्श्रम जो जबरदस्ती हम गुलाम बना के जो काम करवाते हैं इसको प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। यानी कि ऐसे स्थानों पे 14 वर्ष से नीचे के बच्चों का हम क्या कर सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। समझ में आया? आप हिंदू हैं तो आप बजरंग बली, आप हनुमान चालीसा बजाइए। आप मुस्लिम हैं तो आप अपना जो भी है कुरान की आयतें हैं जो भी है इसको मानने के लिए, आचरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं है, रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो यही आपके धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में क्या कहता है, यह कौन सी धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप यज्ञ करवा सकते हैं, कोई सम्मेलन करवा सकते हैं जो धार्मिक कार्यों से संबंधित हो, तो इसके लिए आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हैं, विशिष्ट धर्म को आप अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध में जो है आपके स्वतंत्रता प्रदान है, जो धर्म की वृद्धि करना चाहते हैं या अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखते हैं ना, जो उनका क्या बोलते हैं, मदरसा बोला जाता है, और शिशु विद्या मंदिर है जैसे, तो उसमें धर्म से भी संबंधित चीज़ें, मतलब अपने अपने धर्म से संबंधित चीज़ें लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब इसमें क्या कहता है कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधित अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 30 के तहत क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत कि किसी भी शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकते कौन, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, और उसके प्रशासन करने का उनको अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट या निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन कौन सा वो देखेंगे। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 32। इसमें से जो इम्पोर्टेंट, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है आपका, एक सेकेंड मैं बताता हूँ, इसमें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो सभी क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। कहाँ तक किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। इन्हें लागू कराना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा नहीं, वो राज्य की सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, देखेगा बोलेगा कि निम्न में से किसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बात करते हैं अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 क्या कहता है, देखेंगे इसमें कि अनुच्छेद 38 के तहत, अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था की गई है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब अनुच्छेद 39 क की बात करें तो अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायतों का गठन पूछता है
कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अगर हम आगे बात करें तो देखिएगा, अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविलियन कोड जिसको बोलते हैं, का प्रावधान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 44, ठीक है, यह क्या है, समान आचार संहिता, नागरिकों के समान आचार संहिता से संबंधित है। अब उसके बाद अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है, जितने भी आपकी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है या अदर कोई दुर्लभ वर्ग है या कमजोर या पिछड़ा वर्ग है, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है, किसमें है, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 49 की बात करें तो 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 देखिएगा के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथकीकरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। तो आप पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित थे। बात करें मौलिक कर्तव्यों की सूची तो देख लीजिए आप लोग एक बार। 51 का जो है आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित, उसमें बात क्या करता है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला क्या, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह आपका क कहता है। और ख नंबर देखिए क्या कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट बनाए रखें। देश की रक्षा करें, अगला देखिए, और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला पॉइंट देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। अगला पॉइंट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। बात करें, नोट देखिए, मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। संघीय कार्यपालिका की बात करें, ठीक है,
अब हम संघ सरकार की बात करते हैं, यानी केंद्र सरकार की। संघीय कार्यपालिका की बात करें तो इसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर देखते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 क्या है, 53(1) कहता है, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। योग्यताएं देखिए राष्ट्रपति का क्या होता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, आगे चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, इतनी चीजें होनी चाहिए। निर्वाचन देख लीजिएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन मंडल में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथास्थिति संघ राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। यह मेथड है आपका राष्ट्रपति के चुनाव का। पदावधि की बात करें, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देता है। अगर राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देना है तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जब राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है तो यह सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा दिलाई जाए। अगर मुख्य न्यायाधीश बाय द वे प्रेजेंट नहीं है तो उनकी जगह जो सबसे सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वह उनको क्या करेगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। महाभियोग अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब हम भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे राजेंद्र प्रसाद। ये कब हुए, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, क्योंकि ये 2 बार लगातार थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। तीसरे नंबर पर देखते हैं जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। वीवी गिरी की बात करें तो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फरुखुद्दीन अली अहमद की बात करें तो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। वीटो पावर के यूज करने वाले, ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, निर्विरोध निर्वाचन मतलब चुनाव जीतने वाली कौन थी, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति बनने वाले निर्विरोध कौन था, मतलब नीलम संजीव रेड्डी। 8वां देखेंगे आर वेंकट रमन, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। शंकर दयाल शर्मा देखेंगे 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। के आर नारायण देखेंगे नारायणन को तो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। रामनाथ कोविंद की बात करें तो 25 जुलाई 2017 से अब तक अभी उनका चल रहा है कार्यकाल। अब इम्पोर्टेंट देखिएगा राष्ट्रपति संबंधित क्या इम्पोर्टेंट है। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी, पहला चीज। ठीक है, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो क्या थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां देखेंगे, विधायी शक्तियां देखते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। क्या क्या? संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार। सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। ये क्या है? यह इनका है राष्ट्रपति की सब विधायी शक्तियां हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। ठीक है। राष्ट्रपति क्या है? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। यह किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 80। तो राज्यसभा का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 80 में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें अध्यादेश की शक्ति के, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र को पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावित रहता है। अगला देखेंगे क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम को न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा अगर हम बात करें क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती। अगर राष्ट्रपति एक बार क्षमादान याचिका रद्द कर दिया है तो आप दोबारा फिर क्षमादान याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। आपातकालीन शक्तियां देख लीजिए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात घोषित करने का अधिकार है। कौन कौन सा? राष्ट्रीय आपात, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन की बात करें, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है और यह अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपात की बात करें जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360। ठीक है। बात करें पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुआ था। जो पहली बार आपका फर्स्ट आपातकाल लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, वह 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय लगा था। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय हुई थी। ठीक है। और तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। परामर्श की शक्ति देख लीजिए राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। ले सकता है लेकिन बाध्य नहीं है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को देख लेते हैं तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से फिर 57 एवं द्वितीय कार्यकाल जो था 1957 से आपका 62 तक। जाकिर हुसैन की बात करें तो 1962 से 1967 तक। वीवी गिरी की बात करें तो 1967 से 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक की बात करें तो 1969 से 1974 तक। बीडी जत्ती की बात करें तो 1974 से 1979 तक। उसके बाद न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला की बात करें तो 1979 से 1984 तक। फिर आर वेंकट रमण की बात करें तो 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 1987 से 1992 तक। के आर नारायणन की बात करें तो 1992 से 1997 तक। कृष्णाकांत की बात करें तो 1997 से 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो 2002 से 2007 तक। हामिद अंसारी की बात करें तो 2007 से 2017 तक। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल जो था 2007 से 2012 एवं द्वितीय कार्यकाल 2012 से 2017। वेंकैया नायडू की बात करें तो 11 अगस्त 2017 से अब तक प्रेजेंट टाइम तक। योग्यताएं देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। क्लियर। पदावधि की बात करें तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। नोट देख लीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन वह सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान यानी कि जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। किसके अनुसार? प्रधानमंत्री और जो अपना आपका मंत्रिपरिषद है
तो आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्लियर। भारत के प्रधानमंत्री हम देख लेते हैं क्रम से। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। गुलजारी लाल नंदा यह है 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो 11 जून 1966 से 24 जून 1966 तक एक कार्यवाहक थे। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। मोरारजी देसाई देखिएगा 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। चरण सिंह की देखेंगे तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें तो 14 जनवरी 1980 से फिर 31 अक्टूबर 1984 तक। फिर हम बात करते हैं राजीव गांधी की, तो यह 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर की बात करें तो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। उसके बाद HD गौड़ा की बात करें तो वह 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। मनमोहन सिंह की बात करें तो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो 26 मई 2014 से अब तक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में, यानी ठीक है, सबसे एजेड प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। वो कौन कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव और HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब हम बात करेंगे संसद की। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया और शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। चलिए, तो अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। तो संसद किससे किससे मिलती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित रूप से क्या बनती है? संसद बनती है। बात करें संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। अगला बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(1) के तहत। ठीक है। राज्यसभा और सदस्य संख्या देखेंगे तो आंध्र प्रदेश राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है इसमें 11। उसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो उसमें सदस्य संख्या है 1। असम की बात करते हैं तो सदस्य संख्या 7। बिहार की बात करते हैं तो सदस्य संख्या 16। छत्तीसगढ़ में आपकी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 5 है। गोवा में है आपका 1। गुजरात में आपका सदस्यों की संख्या 11। हरियाणा में है 5। हिमाचल प्रदेश में 3 है। जम्मू कश्मीर में 4 है। झारखंड में आपका 6 है। कर्नाटक में आपका 12 है। केरल में 9 है। मध्य प्रदेश में 11 है। महाराष्ट्र में 19 है। मणिपुर में 1 है। मेघालय में 1 है। मिजोरम में भी 1 है। नागालैंड में भी 1 है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 है। उड़ीसा में 10 है। पुदुचेरी में 1 है। उसके बाद पंजाब में देखेंगे 7 है। राजस्थान में 10 है। त्रिपुरा सिक्किम में 1 है। तमिलनाडु में 18 है। त्रिपुरा में 1 है। उत्तर प्रदेश में 31। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नोट रखिएगा। उत्तराखंड में 3 है और पश्चिम बंगाल में 16 और तेलंगाना में आपका 7। अब देखेंगे राज्यसभा की सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए कितना था? ध्यान रखिएगा, वहाँ था उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। जो राज्यसभा है एक अस्थायी सदस्य जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वो लोकसभा तभी आगे हम पढ़ेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 83(1) के तहत।
राज्यसभा की विशेष शक्तियां देखेंगे। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ठीक है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? 530 + 20 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा की सदस्यों की संख्या देखते हैं। तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो लोकसभा की सदस्यों की संख्या 25 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, गुजरात में 26 है, गोवा में 2 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, हरियाणा में 10 है, तो झारखंड में 14 है, जम्मू एवं कश्मीर में 5 है, केरल में आपका 20 है, कर्नाटक में 28 है, मेघालय में आपका 2 है, महाराष्ट्र में 48 है, मणिपुर में 2 है, मध्य प्रदेश में 29 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 21 है, पंजाब में 13 है, राजस्थान में 25 है, सिक्किम में 1 है, तेलंगाना में आपका 17 है। उसके बाद तमिलनाडु में देखेंगे 39 है, त्रिपुरा में आपका 2 है। उत्तर प्रदेश फिर देखिए इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में फिर यहाँ लोकसभा सदस्यों की संख्या भी और राज्यसभा की 31 थी और लोकसभा कितना है? 80। उत्तराखंड की बात करें तो 5, पश्चिम बंगाल 42, अंडमान निकोबार द्वीपों 1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 7, दादर और नगर हवेली 2, चंडीगढ़ 1, ठीक है, लक्षद्वीप 1, पुदुचेरी 1, लद्दाख आपका 1। तो दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव पहले क्या 2 अलग अलग थे, अब वो क्या है, उनको मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता है, वहीं राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु वर्ष सीमा कितना होता है? 30 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। बात करें, अध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अन्य तथ्य देख लेंगे। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके अंतर्गत प्रावधान है? अनुच्छेद 108। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अनुच्छेद 118(4). ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। यह क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तथा उपाध्यक्ष की बात करें तो एम अनंत शयनम अयंगर थे। एम अनंत शयनम अयंगर। पहली महिला की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर किसे कहा जाता है? कि राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदस्य को शपथ दिलाने, जो उसमें नवगठित लोकसभा रहेगा उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य है, जो सबसे एजेड सदस्य होगा, उसको वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख तथा सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। संसद की वित्तीय समितियां देखेंगे। संसद की जो वित्तीय समितियां हैं, पहले देखेंगे लोक लेखा समिति। इसमें कुल सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है। लोक लेखा समिति और जो इसके सदस्य हैं किसके? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें से आपके टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति की बात करें, प्राक्कलन समिति में हम देखेंगे कि यहाँ पर इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? 30 होती है, जो कि लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति देखेंगे। इसमें सदस्य संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं।
कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखिए। शून्यकाल, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल का था। तो जब संसद का जो सदन स्टार्ट होता है तो उसमें प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे के समय को हम शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, आगे हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा विनियोग विधेयक, थोड़ा सा वो देख लीजिए इसको। इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, विनियोग विधेयक के द्वारा। इसमें संचित निधि पर भारतीय व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। वित्त विधेयक की बात करें तो ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। गठन की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पदावधि की बात करें तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि वह अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम आयु कितना है? 65 वर्ष है। पद मुक्ति की बात करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, पद मुक्ति की बात करें। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता देख लेते हैं। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, या भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहाँ वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल हो। अपीली क्षेत्राधिकार देखेंगे। उच्चतम न्यायालय क्षेत्र देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया। इसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अब आती है बारी उच्च न्यायालय की। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लेखित है। अब अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की तो स्थापना देखेंगे। इलाहाबाद, इसकी स्थापना वर्ष 1866 थी और इसका जो अधिकारिता क्षेत्र है आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। मुख्य पीठ कहाँ पे है आपका? प्रयागराज। और खंडपीठ इसकी कहाँ पे है? लखनऊ में। आंध्र प्रदेश की बात करें 1 जनवरी 2019 को, और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और मुख्य पीठ कहाँ पे है इसकी? अमरावती में। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें तो 1862 में इसका हुआ था स्थापना, और इसकी अधिकारिता क्षेत्र यानी महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इनसे संबंधित सभी मामलों का निपटारा आपका बॉम्बे हाईकोर्ट में होगा। मुख्य पीठ जो है आपका बॉम्बे, और खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, 3 जगह है आपका। बात करें कलकत्ता का तो यह आपका है 1862 में। पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार इसके क्या अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, और इसका मुख्य पीठ है आपका कोलकाता में, और सर्किट क्या है? बेंच पोर्ट ब्लेयर में भी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सन 2000 में हुआ था छत्तीसगढ़ कोर्ट के हाई कोर्ट की, और छत्तीसगढ़ राज्य में है, और किस जगह है? बिलासपुर में। दिल्ली की बात करें, ठीक है, हाई कोर्ट दिल्ली, तो 1966 में दिल्ली जगह क्या है? राज्य कौन सा है? इनका अधिकारिता क्षेत्र दिल्ली, और उनका खंड जो आपका बिल्डिंग कहाँ है? दिल्ली में। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत 1948 में इसकी स्थापना हुई। कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसकी जो खंडपीठ है, जो मुख्य पीठ है गुवाहाटी में, और खंडपीठ कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। गुजरात 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, गुजरात हाई कोर्ट की, और इसके अधिकारिता क्षेत्र में न्याय क्षेत्र में गुजरात आता है, और स्थित कहाँ पे? अहमदाबाद में। हिमाचल प्रदेश की बात करें 1971,
और अधिकार क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आता है और इसकी बिल्डिंग कहाँ है, शिमला में। जम्मू एवं कश्मीर की बात करें तो 1928 में अधिकार क्षेत्र में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख आता है। श्रीनगर और जम्मू में इसकी क्या है, पीठ है। झारखंड की बात करें तो सन 2000 में अधिकारिता क्षेत्र झारखंड में और रांची में यह स्थित है। कर्नाटक की बात करें तो 1884 कर्नाटक हाईकोर्ट और यह आपका इसका अधिकार क्षेत्र में कर्नाटक, बंगलुरु खंडपीठ और धारवाड़ बंगलुरु में है और खंडपीठ इसका धारवाड़ और गुलबर्गा में है। केरल की बात करें तो 1956 केरल एवं लक्षद्वीप और एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश 1956 मध्य प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र जबलपुर और खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर। मद्रास की बात करें तो 1862 तमिलनाडु और पुदुचेरी इसमें आता है और इसका जो है आपका चेन्नई में है और खंडपीठ मदुरई में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा और इसका जो बिल्डिंग है वो कटक में है। पटना की बात करें तो 1916 बिहार, ठीक है, और पटना है इसका लोकेशन। पंजाब एवं हरियाणा की बात करें तो 1966 में इसमें आते हैं पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ तीनों आते हैं और इसका लोकेशन है आपका चंडीगढ़ में। राजस्थान की बात करें तो 1949 में राजस्थान आता है जिसके अंतर्गत जोधपुर है, खंडपीठ इसका जयपुर में है। सिक्किम हाईकोर्ट की बात करें तो 1975 यह आपका सिक्किम है और स्थिति इसकी गंगटोक में। उत्तराखंड 2000 ये उत्तराखंड आता है, इसमें स्थिति इसकी नैनीताल में। मेघालय मार्च 2013 में और इसमें मेघालय राज्य आता है और स्थिति उसकी कहाँ पे है, बिल्डिंग कहाँ पे है, शिलांग में। मणिपुर की बात करें तो मार्च 2013 में मणिपुर में, इम्फाल में इसकी स्थिति है। त्रिपुरा मार्च 2013 में त्रिपुरा में है और यह आपका अगरतला में स्थिति है। तेलंगाना 1 जनवरी 2019 तेलंगाना, यह स्थिति इसकी हैदराबाद में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है, 62 वर्ष। इससे पूर्व वे राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्कालिक कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, ठीक है। बात करें उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 224 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायाधीश एवं महाधिवक्ता की बात करते हैं तो देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो महान्यायाधीश होता है, महान्यायवादी, वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देने और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति को राष्ट्रपति का महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आगे हम बात करेंगे महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक है। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। भारत की संचित निधि की बात करें तो अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाल कर व्यय की जाती है। आकस्मिकता निधि, ठीक है। संविधान सभा का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। संसद और राज्य विधानमंडल को। अच्छा, राज्य की कार्यपालिका देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल की।
तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यह बात कहा गया है अनुच्छेद 153 में ही। योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नियुक्ति एवं पदावधि की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अनुच्छेद 156(1) के तहत। राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य देख लेते हैं। कार्यकारी शक्तियां देखेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य संख्या को क्या करता है? मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है राज्य विधानमंडल के। ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। ठीक है। अनुच्छेद 200 के अनुसार मुख्यमंत्री की बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होता है तो उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। राज्य विधायिका की बात करें तो राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। 6 कौन कौन से राज्यों में? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं। ठीक है। 6 राज्यों में। विधान परिषद की बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल, अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य संख्या को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जो विधान परिषद होता है यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जैसे राज्यसभा आपका संसद का उच्च सदन होता है, उसी विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है 30 वर्ष है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। जैसे विधानसभा अस्थायी है तो विधान परिषद अस्थायी है। यह कभी भंग नहीं होती है परंतु इसका उत्साधन यानी समाप्त किया जा सकता है। क्या विधान परिषद ही समाप्त कर दिया जाए तो खत्म हो गया, भंग करने की कोई दिक्कत ही नहीं। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब बात करेंगे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जहाँ की विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 6 होता है, 6 वर्ष का। अगर हम बात करें विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व ही भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता है। ठीक है। जो विधायक बनते हैं। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। नोट: अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। अब हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ। सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ को क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में।
इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है, जिसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे बात करते हैं राष्ट्रगान की। जनगण मन जो है आपका, को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इस गाने का समय है जो 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। राष्ट्रगीत की बात करें तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, राष्ट्रध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस को तथा शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग धर्मचक्र के साथ शांति एवं सत्य का एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तिल्लियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग आपका राष्ट्रीय पंचांग। इसका पहला महीना चैत्र है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस को घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को मिला है राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है? हाथी को, ठीक है, दर्जा प्रदान है। अगर हम बात करें पंचायती राज की, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से अण तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई। अब बात करेंगे 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहाँ पे 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था, 11 अक्टूबर 1959 को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायती राज से संबंधित समितियां देख लीजिए। बलवंतराय मेहता समिति 1957 में बनी थी। अशोक मेहता समिति देख लीजिए 1977 में। GVK राव समिति देखिए 1985 में। LM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। PK थुंगन समिति 1988 में बनी थी। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। अब हम देखेंगे नगर पालिकाएं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 क के अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। नगर पालिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल जो होता है वो आपका 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त
तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8। देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारत के राष्ट्रीय, पहले देखेंगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और इसका जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी BJP, कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी BSP, हाथी। ठीक है। उसके बाद CPI की बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देखिएगा, मार्क्सवादी की बात करें CPIM की बात करें तो हसिया, हथौड़ा और तारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की बात करें तो उसका है आपका घड़ी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का AITMC की बात करें तो वह है आपका जोड़ा फूल। नेशनल पीपुल्स NPP की बात करें तो वह है आपकी पुस्तक नेशनल पीपुल्स पार्टी के। 7 जून 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रमुख संशोधन की। ठीक है। तो संविधान के प्रमुख संशोधन में देखेंगे प्रथम संशोधन। ठीक है। तो जो प्रथम संशोधन अधिनियम हुआ था वो 1951 में हुआ था। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जब संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन, उस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लेखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से क्या किया गया था? बाहर रखा था। 36वां संविधान संशोधन देखेंगे तो 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में आया और भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में आता। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। तो ये सब 42वें संशोधन अधिनियम के तहत आया था। 44वां संशोधन अधिनियम की जब हम बात करते हैं 44वें संशोधन अधिनियम की 1978, तो राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। यह सब कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन यानी कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये चीजें हुई थी। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 देखेंगे। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 देखेंगे तो नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यह कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन में। अब हम बात करेंगे 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में जो आया था। इसमें यह आया था कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 73वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें तो संविधान में भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 की बात करें तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार बन गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 काफी इंपॉर्टेंट, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 103वां संविधान संशोधन 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण की व्यवस्था, जो अब आपको बोला गया है EWS है। ठीक है। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन की बात करें यानी 104वां संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित उपबंध का समापन, यानी कि अब आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का समापन हो गया। चलिए
अब देखिएगा 105वां संशोधन अधिनियम 2021 क्या कहता है? यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC/BC की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है पॉलिटी आपका।